राम भक्तों की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे बनेगी। अब फिर देखिए विवादित बयान दे रहे हैं आप। जब चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को अच्छा खासा वोट मिला था, उसमें हिंदुओं का ज्यादातर वोट था। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ले रहे थे। आपने देखा था? बीजेपी में आने को घर वापसी मानते हैं आप क्योंकि आपकी माताजी बीजेपी में थी, पहले से मेयर रही हो। क्या चीज थी जो पीएम के बारे में देखकर आपको लगा कि नहीं, मुझसे पहले गलती हुई आम आदमी पार्टी में? मैं इमोशनल देख रहा हूँ आपकी आंख। कि प्रधानमंत्री जी का सामना कैसे करूंगा? 10 साल अल्लाह अल्लाह, चुनाव आए तो राम लल्ला। मतलब अगर दोबारा से शाहीन बाग जैसा या सड़क बंद करने जैसा कोई धरना होता है तो कपिल मिश्रा फिर पहुंचेंगे खुलवाने के लिए? दिल्ली दंगे किसने करवाए थे कपिल? शीला दीक्षित ने अपने लिए शीश महल नहीं बनाया था, वो AB 17 के बंगले में ही रहती थी। उसके AC गिना गिना के दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल वोट मांगते थे। आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था देश के गद्दारों को। हिंदू मुसलमान के बीच में कोई यहाँ पे दंगा करवा नहीं पाएगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ ये बात। क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी देशद्रोही है? क्या गौ हत्या पूरे देश में बैन होनी चाहिए? क्या लव जिहाद अभी भी होता है देश में? डेफिनेटली होता है भाई साहब, मैंने आंखों से देखा है। शादी से पहले अगर प्यार होता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या कोई मुसलमान देश का पीएम बन सकता है? हलाला बैन होना चाहिए। और क्या अभी भी होता है? क्या देश का हिंदू खतरे में है कपिल मिश्रा? हाँ जी बिल्कुल खतरे में है। कैसे आप मानते हैं नुपुर शर्मा के साथ ज्यादती हो रही है? क्या मुस्लिम देश का डरा हुआ है क्या कपिल? किससे डरा हुआ है? बीजेपी से, संघ से, VHP से, हिंदूवादी संगठनों से, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं से। संविधान से क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा देना चाहिए? बटेंगे तो कटेंगे में काटने वाला कौन है? ओवैसी? हैदराबाद का चूहा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मेरे साथ हैं बीजेपी के करावल नगर के उम्मीदवार कपिल मिश्रा, जिनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जब भी बोलते हैं या तो विवाद होता है और सोशल मीडिया पर तूफान आता है नहीं ऐसा तो नहीं है कि जब भी बोलता हूँ विवाद होता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। सीधी सपाट बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मिर्ची लग जाती है, पेट में दर्द होता है, तो उनका दर्द बना रहे इसकी पूरी कोशिश करता हूँ। कैसी है करावल नगर की सीट? प्रचार कैसा चल रहा है? फीडबैक? अच्छा प्रचार चल रहा है, जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और हम अच्छे मार्जिन से इस सीट को जीत के मोदी जी को देंगे 8 तारीख को। ओके, और टोटल कितनी सीट आएंगी? पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत। देखिए ये तो आप भी फील्ड में जा रहे हैं और बाकी सब लोग भी जा रहे हैं। इस बार ये परिवर्तन का चुनाव है, सत्ता विरोधी लहर है, और 8 तारीख को राम भक्तों की सरकार दिल्ली में बनेगी। राम भक्तों की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे बनेगी। अब फिर देखिए विवादित बयान दे रहे हैं आप। अब राम भक्तों के कारण अगर किसी को विवाद होता है तो फिर तो देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, ये फिर लाइलाज बीमारी है। अगर किसी को राम भक्त सुन के किसी को लगता है कि विवाद होगा तो इस लाइलाज बीमारी का इलाज मिलना मुश्किल है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जो विपक्ष को वोट देगा वो राम भक्त नहीं है? राम भक्तों की सरकार बनेगी, विपक्ष में भी कोई राम भक्त होते होंगे, लेकिन अंदर जाके बटन फिर कमल के ही दबाएंगे। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं राम भक्तों की सरकार आएगी, तो फिर पिछली 2 बार से क्यों नहीं आई? 20 में और 15 में क्यों हार गए? देखिए बहुत सारी स्थितियां थी, 20 की और 15 की और 25 में। ये यमुना में बहुत पानी बह चुका है तब तक, और दिल्ली बदल चुकी है। दिल्ली ने 10 साल का मौका दिया, भरोसा करके मौका दिया, और दिल्ली की जनता को कहा गया था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ना करूँ तो मुझे वोट मत देना, वो ना करूँ तो मुझे वोट मत देना। तो जनता अब उनकी बात मान रही है। जब उन्होंने कहा था कि अगर ये काम ना हो तो मुझे वोट मत देना, जनता उनकी बात को मानेगी, इस बार नहीं देगी वोट। क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है? नहीं नहीं, क्यों होगा इंडिया वर्सेस पहले आपने कहा था एक माना अलग था, तब शाहीन बाग थे, सड़कें घिरी हुई थी, दंगों का दंश हम लोगों ने झेला है, ये वही क्षेत्र है जिसने झेला है। लेकिन ये चुनाव अलग है। इस वक्त हिंदू या मुसलमानों, साफ पानी सबको चाहिए। केजरीवाल ने ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को नहीं दिया तो मुसलमान को दिया, सबका पानी गंदा है, सड़कें सबकी टूटी हैं, जहरीली हवा में सब सांस ले रहे हैं, यमुना निर्मल हो ये सब चाहते हैं। ऑटो वालों के साथ धोखा हुआ है, अस्थायी कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है, जो भी वादा किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जब शराब के ठेके खोले गए तो बर्बाद तो हिंदू के बच्चे भी हुए, मुसलमान के बच्चे भी हुए। जो आप लोगों ने इन्होंने शीश महल का खड़ा किया वो सबकी आंखों में चुभ रहा है। तो ये चुनाव अलग है। ये चुनाव लोग चाहते हैं दिल्ली में अच्छी सड़क हो, साफ पानी हो, DTC की बसें अच्छे से आए। ये रोज रोज की चिक चिक, रोज रोज की लड़ाई किसी को नहीं। हो सकता है कोई एक खास वर्ग धर्म के कारण वोट कर दे इकट्ठा होकर, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। और दिल्ली का जो बहुसंख्यक समाज है, दिल्ली के जो ज़्यादातर लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस बार मुद्दों पे चुनाव हो, और केजरीवाल के पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है देने के लिए। पर अरविंद केजरीवाल तो देखिए ना कैसे सारे बॉक्स टिक करते जा रहे हैं। ग्रंथियों को 18,000 दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ करवा रहे हैं, राम मंदिर वो होके आए हैं। दे रहे हैं, किस ग्रंथी को दे दिया? वो कह रहे हैं देंगे। नहीं, कहने की क्या वैल्यू है जब आप 10 साल सरकार में रह चुके हैं? तो इमामों को दिया है, ग्रंथियों को नहीं दिया, पुजारियों को नहीं दिया। जिसको दिया है वो जनता देख रही है। जब चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने।
मतलब आप ये घोषणाएं ही बता रही हैं कि इस बार ज़मीन खिसक चुकी है। ये जो रोज़ 12 बजे रोते हुए केजरीवाल का चेहरा टीवी पे आता है ना, और ये दे दूंगा जी, वो दे दूंगा जी, लेकिन ये नहीं बता पाते कि दिया क्या। 10 साल बाद आपको रिपोर्ट कार्ड देना था अपनी सरकार का, अपने मंत्रियों का, अपने विधायकों का और अपना खुद का। एक विधायक के तौर पर भी केजरीवाल अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रहे और एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रहे। आगे वो क्या देंगे, इसका किसी को भरोसा नहीं है। देखिए राजनीति में, मानक जी, राजनीति में जीत और हार चलती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं खत्म होनी चाहिए। केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वो बोलते हैं तो कोई उन पर भरोसा नहीं करता, और इसे दुर्गति कहते हैं। आपने कहा राम भक्तों की सरकार बनेगी, इसका मतलब आप अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को आप एंटी हिंदू मानते हैं? 100% एंटी हिंदू है। जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि रावण सोने का हिरण बन के नहीं आया था, उसका हिंदू धर्म से क्या लेना देना। राम कथा का बेसिक ये तो आप मुस्लिम बस्ती में भी जाके पूछेंगे ना, तो उनको भी इतनी रामायण तो सबको पता है भारत में जो रहता है। पर अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये बेसिक राम कथा का प्रसंग भी ठीक से नहीं निकला। इसका मतलब वो जड़ से कटे हुए हैं, जरा भी टच नहीं है। और दूसरी बात आप देखिए, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे जो आदमी बदतमीजी से हंस सकता है, वो आदमी को कैसे मैं मान लूँ कि वो, उसको किसी भी धर्म से प्रेम है। जो आदमी ये कह सकता है कि भैया राम का तो मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था, मेरी नानी मना करती है, नानी का वीडियो दिखा देते। कौन सी नानी नहीं मना करती है? आपके पेट में दर्द हो रहा था कि मंदिर कैसे बनेगा, इसलिए उसके खिलाफ। पर अब तो उसके बाद से तो बदल गए अरविंद केजरीवाल, सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हैं। चलना पड़ा, सॉफ्ट हिंदुत्व पे नहीं चल रहे, उन्हें चलना पड़ रहा है। देखिए 10 साल अल्लाह अल्लाह, चुनाव आए तो राम लल्ला। उन्होंने तनख्वाह किसको दी? इमामों को दी। जिस दिन इमामों को तनख्वाह देने का फैसला किया गया होगा, उस दिन क्या उस मीटिंग में किसी ने नहीं बोला होगा कि इमामों को दे रहे हो तो पुजारियों को भी दो? किसी ने तो बोला होगा ना, किसी के मन में तो ये ख्याल आया होगा ना। तब ये धर्मनिरपेक्षता या कोई भी चीज़, समानता कहाँ चली गई जब आपने सोचा कि हम हिंदुओं के मंदिरों में कुछ नहीं देंगे और मुसलमानों के इमामों को हम तनख्वाह देंगे। पर अब तो ऐसा उन्होंने वो कर लिया है, जैसे मैंने कहा ना, सॉफ्ट हिंदुत्व। राम मंदिर वो होके आए हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। ये तो चुनावी हिंदुत्व हुआ ना, ये तो चुनावी हिंदुत्व है। चुनाव आए तो आपने 10 साल किसके लिए डिलीवर किया, ये जनता पूछ रही है। आज आप बोलोगे कि भैया मेरे को अगली बार वोट दे दो, अगली बार करूंगा। पुजारी क्या इतने, आपने ये मंदिरों के पुजारी बहुत स्वाभिमानी होते हैं, मूर्ख भी नहीं होते आप, और उनके अंदर विद्वत्ता होती है। वो आदमी को दूर से देख के अंदर तक पहचान सकते हैं कि नीयत क्या है। उनको नहीं पता कि इस आदमी ने 10 साल इमामों को पैसा दिया। आज ये चुनाव, आज हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो गया तो इनकी मजबूरी है। अब तक ये हिंदू को बांट के और मुसलमानों को एक करके चुनाव लड़ रहे थे। आज हिंदू एक है तो इनकी मजबूरी है कि ये पुजारियों के भी नाम ले, ग्रंथियों का भी नाम ले। लेकिन पुजारी और ग्रंथियों को और सभी लोगों को ये बात पता है कि ये दिखावटी है, ये ड्रामा है। पर लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को अच्छा खासा वोट मिला था। उसमें हिंदुओं का ज्यादातर वोट था उनका, है ना। 7 में से कोई सीट जीते हैं क्या? यही परिणाम आएगा। देखिए लोकसभा चुनाव में तो लोगों ने पाखंड देख लिया। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे और केजरीवाल कांग्रेस को वोट दे के आए हैं, क्योंकि जिस सीट पे केजरीवाल का वोट है वहाँ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, जिस सीट पे राहुल गांधी का वोट है वहाँ पे कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था। ये दोनों एक दूसरे को वोट दे के आए हैं। अभी ये लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट घूम रहे थे और केजरीवाल की गाड़ी में कन्हैया कुमार जैसे लोग घूम रहे थे कैंपेन करने के लिए। आज इन दोनों की लड़ाई किस बात की है? आज इन दोनों की लड़ाई मुसलमानों के वोट की है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। खाली इन दोनों की ये लड़ाई है कि मुसलमानों का वोट किसको मिलेगा। और दिल्ली की बाकी जनता ये देख रही है कि राजनीति केवल मुसलमानों के वोट की तो नहीं होनी चाहिए ना, दिल्ली के मुद्दों की होनी चाहिए। दोनों में से किसी के पास दिल्ली के बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। मतलब हिंदू वोट नहीं देगा आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देगा, मैं ये कह रहा हूँ देने के बाद भी ये उनको हिंदू के बारे में कुछ सोचा नहीं। और हिंदू नहीं, हिंदू के बारे में, सिख के बारे में, मुसलमान के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचा। पानी देना चाहिए था ना, साफ पानी। साफ पानी क्यों नहीं दिया गया? ये केजरीवाल बोलते हैं कि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। इस इंजीनियरिंग की डिग्री खाली शीश महल बनाने में काम आई, और इंजीनियरिंग की डिग्री तो कह रहे हैं मैंने थोड़े बनाया, वो तो पीडब्ल्यूडी ने बनाया। पानी की लाइन क्यों नहीं डलाई पीडब्ल्यूडी से? वो पीडब्ल्यूडी को नहीं करनी थी क्या? ये सड़कें क्यों नहीं ठीक कराई पीडब्ल्यूडी से? यमुना की सफाई के लिए क्यों नहीं लगाया दिल्ली जल बोर्ड को? ये काम किसको करना था? यही इतना ही काम था। देखो दिल्ली में तो ज़्यादा काम भी नहीं है, माना जी छोटे से 4-5 काम है गिन के, वो भी ये लोग 10 साल में नहीं कर पाए। 10 साल पीछे आज दिल्ली खड़ी हुई है। इतना बुरा हाल दिल्ली में कभी नहीं था। आप कहते हैं आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया हिंदुत्व पे, यही कह रहे हैं ना आप? चुनावी हिंदू बन गए, चुनावी हिंदू बन गए। अब लेते जब पहले कभी होते। चुनावी हिंदू मतलब यही हुआ ना कि चुनाव आया। अब हिंदू एक हो गया तो ये डर गए। अब इनको ये लग रहा है कि एक कैसे हो गए, ये इकट्ठे कैसे हो गए। तो इसके कारण इनको, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी। उसी तरह आपकी मजबूरी बताता हूं। हाँ बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने फ्री की घोषणाओं की ऐसी आदत लगा दी है
दिल्ली की जनता को, और बाकी देश में भी इस तरह की घोषणाएं ऐसी होने लगी। केजरीवाल ने कैसे, देखिए पहले इस बार आपको भी देखिए क्या क्या घोषणाएं बिल्कुल वैसी करनी पड़ी। आपको फिर से बताता हूँ, देखिए कुछ तथ्यों को ना बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड डेटा के ऊपर बात करनी चाहिए। जो महिलाओं के लिए योजना है, ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में 2006 में शुरू की थी। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत भी नहीं की थी तब से महिलाओं को सम्मान निधि देने की बात है। राशन कार्ड प्रधानमंत्री, राशन जो 2 टाइम का है, प्रधानमंत्री मोदी डिलीवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं, जो सोशल वेलफेयर की योजनाएं हैं, केजरीवाल ने कॉपी तो की भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन डिलीवर नहीं किया। उन्होंने बोला बिजली फ्री है, लेकिन मैं झुग्गियों में गया हूं दिल्ली की, जहां 15-15 हज़ार रुपए के झुग्गियों में लोगों के बिजली के बिल है। उन्होंने बोला पानी फ्री है, पानी इतना गंदा है कि अगर कोई एक बार पी ले तो उसकी हेल्थ कॉस्ट डॉक्टर के यहाँ जाने की और दवाइयों लेने में ही उसको कर्जा लेने की नौबत आ जाएगी। तो केजरीवाल ने खाली बोला, डिलीवर नहीं किया। भाजपा ने डिलीवर किया। मध्य प्रदेश में आज 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में पैसा आता है। महाराष्ट्र में 2 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में पैसा आता है हर महीने। छत्तीसगढ़ में 70 लाख बहनों के खाते में पैसा आता है हर महीने। पंजाब में क्यों नहीं आता? पंजाब में भी तो इन्होंने यही वाले फॉर्म भरवाए थे ना। 3-3.5 साल सरकार हो गए, पंजाब में चवन्नी नहीं थी। पर 10 साल में इन्होंने जो योजनाएं लागू की, फ्री बिजली फ्री पानी, भाई कहने को है ना, आप कह रहे नहीं है, मैं कह रहा हूँ चलो लागू हम करेंगे, बोला इन्होंने था, ये लागू नहीं कर। आप पहले रेवड़ी बोलते थे, अब आपको कहना पड़ रहा है हम इसे बंद नहीं करेंगे, हम भी चालू रखेंगे। देखिए शटे शाटे हम समाच रेत, लोहे को लोहा काटेगा। अगर इनको लगता है कि दिल्ली को स्लम बना देंगे और खाली ये 3 योजनाओं के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, तो इस भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब लेके आई है। हमारी जितनी भी रोल मॉडल योजनाएं थी, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो हमने इंप्लीमेंट किया है, करके दिखाया है, लोगों तक, आखिरी आदमी तक समाज के उसका फायदा पहुंचाया। उन योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली में लागू करेंगे। अब केजरीवाल की हालत खराब है, क्योंकि उनको लगता था झूठ बोलो, लागू करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब भाजपा के मॉडल से उनकी टक्कर है, जहां पे बोला भी जाता है और किया भी जाता है। आप कहते थे ना कि असली हिंदू और चुनावी हिंदू, आप कहते थे, उसी तरह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर योजनाएं देने की बात आ रही है और फ्री की है, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, उसमें असली मैं हूं, और उसमें कॉपी ये कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता चुन ले, असली चाहिए या कॉपी कैट चाहिए। नहीं, असली कैसे? जब बुजुर्गों की पेंशन कौन सी क्यों बंद कर दी? दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही? राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे? ये कौन सा सोशल वेलफेयर है कि आपने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो पेंशन मिलनी थी वो बंद करके रखी हुई है 8 साल से? इसके अलावा आपने दिल्ली में राशन कार्ड बनाने बंद, कौन सा डिलीवर कहाँ किया अरविंद केजरीवाल ने? देखो अरविंद केजरीवाल क्या है ना, खाली बोल के, उनको लगता था जनता बेवकूफ़ बनेगी, लेकिन काट की हांडी कितनी बार चढ़ाओगे? इस बार नहीं चढ़ रही है। डिलीवर किया होता ना तो आज अरविंद केजरीवाल को लोग सुन रहे होते। राजनीति में जीत और हार चलती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, उनकी बातों पे किसी को भरोसा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी राय सुनकर ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत या तो दर्द है या गुस्सा है अरविंद केजरीवाल को लेके, क्योंकि एक समय तो आप बड़े प्रभावित थे उनसे। नहीं, जब मैं प्रभावित था तो भी खुल के था, और जब उनका जो चेहरा मैंने देखा तो मैंने खुल के लड़ा। कपिल मिश्रा कोई छुप के काम नहीं करता, सामने से खुल के मैंने बोला। और मेरे मन में आक्रोश है, वही आक्रोश है जो दिल्ली के हर जनता के मन में है, जो हर युवा के मन में है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। आज क्यों नहीं सड़कों पर इनके पास कार्यकर्ता हैं? आज क्यों नहीं दुनिया भर से वॉलंटियर आ रहे? आज क्यों नहीं चंदा देने के लिए लोग आगे बढ़ के आ रहे? ये दृश्य देखा था ना दिल्ली ने आज से 10 साल पहले, क्योंकि सबको लगा कि धोखा दे के ये आदमी गया है। जो आपने कहा उसका ठीक उल्टा आपने किया। क्या हुआ था जब आपका फॉल आउट हुआ था, झगड़ा हुआ था? सब कुछ पता है। जो बात मैंने बोली आज पूरी दिल्ली बोल रही है। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार आज शीश महल के रूप में सारी दिल्ली की आंखों के सामने खड़ा है। वो शीश महल दिल्ली देख रही है कि जो आदमी का, उस टाइम तो नहीं था शीश महल, बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम तो आपने अलग आरोप लगाए थे। वो लोग जो आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ले रहे थे। हाँ, मैंने जो आरोप लगाए थे उसके लिए आज तक अरविंद केजरीवाल ने अगर आपके सामने कोई बयान दिया हो तो बताओ। अरविंद केजरीवाल मुंह में फेविकोल जमा के बैठे हुए। आपने देखा था? मैंने जो किया था वो सबके सामने, और कोर्ट के अंदर केस चला है सर। लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल खुद को पार्टी बनाने से भी डर नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अब देखिए चुनाव है। नहीं, चुनाव है इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि दिल्ली के मुद्दों पे बात करते हैं। केजरीवाल का भ्रष्टाचार एस्टेब्लिश हो चुका है, आज उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, वो शराब के ठेके बोल रहे हैं गली में खुले खुले। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, वो शीश महल बोल रहा है। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये मैली यमुना बोल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यमुना इतनी मैली क्यों? पहले से भी ज्यादा मैली। हम लोग छठ की पूजा यमुना के किनारे करते थे, आज क्यों नहीं कर पा रहे छठ की पूजा यमुना के किनारे? ये इसका मतलब आपने यमुना मैया की दुर्गति की है, उसे ठीक नहीं किया है। पहले क्या छवि थी आपके मन में अरविंद केजरीवाल की जब आपने ज्वाइन किया था, और उसके बाद कैसे, क्यों अचानक कैसे अरविंद केजरीवाल खुद बदल गए ना। जो आदमी कहता था कि मैं देश में भ्रष्ट नेताओं को हटाने के लिए आऊंगा, शरद पवार का नाम लिस्ट में दिया, मुलायम सिंह यादव का नाम लिस्ट में दिया, एक सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम भ्रष्टाचार की लिस्ट में दिया, उनके स्विस बैंक के खातों की रिपोर्ट लेके गली गली में घूमते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी किताब लेके गली गली में घूमते थे। आज उसी कांग्रेस के जूतों में दाल पी रहे थे लोकसभा के चुनाव में। वो शरद पवार के सामने घर में बैठ के ये कह रहे थे कि कांग्रेस हमसे गठबंधन कर ले। तो बदला कपिल मिश्रा नहीं है, बदला केजरीवाल है।
कपिल मिश्रा तो आज भी वहीं खड़ा है जहां 2007 में जब शीला दीक्षित जी के कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रहा था, तब तक कोई आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, कोई इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं बना था। मैं तब भी दिल्ली के भ्रष्टाचारी सीएम से लड़ रहा था, मैं आज भी दिल्ली के भ्रष्टाचारी 2010 में हुआ था ना घोटाला कॉमनवेल्थ का। डेफिनेटली हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल तो अब कहते हैं मैं सम्मान करता हूं शीला जी का। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज वो उन्हीं के जूतों में दाल पी रहे हैं जिनको गाली देके राजनीति शुरू करी थी। तो मनमोहन सिंह को भी कहते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स। अरविंद केजरीवाल, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अरविंद, मैं कपिल मिश्रा नहीं बदला, अरविंद केजरीवाल बदला है। कपिल मिश्रा आज भी आप भी तो बदले हैं। बिल्कुल नहीं बदला। ऐसे नहीं बदले, बताइए। पहले आप प्रधानमंत्री और बीजेपी को क्या क्या बोलते थे, देखिए डेफिनेटली मैंने वो तो लेकिन उसके बाद फिर अब देखिए अब आप क्योंकि प्रभावित होकर पार्टी में आए। पार्टी में आया तो पार्टी में काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा था कि मैं उनको जेल में डाल दूंगा, मेरे पास भ्रष्टाचार का सबूत है, और आज बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है। ये काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ छल किया है। शीला दीक्षित और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके आपने लोकसभा का चुनाव उन्हीं के साथ लड़ा, एक सरकार उन्हीं के साथ बनाई। जिन डिपार्टमेंट में आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, उन किसी भी डिपार्टमेंट की एक भी कोई रिपोर्ट 10 साल में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं कर पाए। और शीला जी के बारे में जो आरोप लगाते थे कि कमरे में 4 AC लगाए, यहाँ पे ये लगाए, आज उससे ज़्यादा विभत्स, वल्गर फेस ऑफ करप्शन अरविंद केजरीवाल खुद बन चुके हैं। उनका शीश महल बन चुका है। शीला दीक्षित ने अपने लिए शीश महल नहीं बनाया था, वो AB 17 के बंगले में ही रहती थी। उसके AC गिना गिना के दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल वोट मांगते थे कि उनके ड्राइंग रूम में AC लगाए, उनके बेडरूम में AC लगाए। आज 47 AC शीश महल में लगा के आप किस मुंह से कौन सी राजनीति करने की? मैं ये कहता हूँ राजनीति करो, इतना झूठ मत बोलो। ये दिल्ली की जनता ने और देश ने भी आपको समर्थन दिया था। आज क्या दुर्गति कर ली अरविंद केजरीवाल ने? क्या आप ये मानते हैं कि पहले बीजेपी के बारे में आपके जो विचार थे वो आम आदमी पार्टी के कहने पर आप वो कहते थे? डेफिनेटली होता ही है ये, जब आप किसी पार्टी के कैडर होते हैं और किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो आप उसकी हर बात को सही मानते हैं। जब दूरी बनती है तो आपको सच्चाई भी समझ में आती है और अच्छा और गलत भी समझ में आता है। मुझे एक बात का संतोष है कि 6-7 साल पहले जो बातें मैंने बोली आज पूरी दिल्ली बोल रही है। मैं गलत साबित नहीं हुआ। मैंने तो कहा था केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जेल जाएंगे, तीनों जेल गए और आज बेल पे घूम रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा से क्या आप हमेशा से प्रभावित थे क्या? देखिए, क्योंकि अब आपको देख के ना बीजेपी के इस सिंबल में ऐसा लगता है कि आप तो पैदा ही बीजेपी के लिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आपके भी टीवी चैनल्स पे चला था और सारे देश ने देखा था। जब मैं दिल्ली की सरकार में पर्यटन का मंत्री था और महबूबा मुफ्ती प्रगति मैदान में आई थी, मैं आम आदमी पार्टी का मंत्री था, लेकिन मैंने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया था कि आप बुरहान वानी को अगर भाई मानोगे तो टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता। ये मैंने आम आदमी पार्टी में रहते हुए ये स्टैंड लिया था। श्रीनगर में NIT के बच्चों को तिरंगा लेके, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार में रहते हुए भी तिरंगा लेके NIT श्रीनगर गया था। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कपिल मिश्रा नहीं बदला है, बदला अरविंद केजरीवाल है, जो आप भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आते थे और आज आप कन्हैया कुमार जैसों के लोगों के लिए वोट मांग रहे थे इस लोकसभा के चुनाव में। दिल्ली ने बिल्कुल पूरी तरह से बदलता हुआ केजरीवाल देखा है और उसी का आक्रोश आज दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी में आने को घर वापसी मानते हैं आप? क्योंकि आपकी माताजी बीजेपी में थी, पहले से मेयर रही हो। नहीं, मेरी माताजी बीजेपी में थी, उन्हीं का काम देख के अरविंद केजरीवाल ने स्वराज की किताब लिखी है। अरविंद केजरीवाल की स्वराज की किताब में लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मिश्रा जी का सोनिया विहार में जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो जनता से पूछ के बजट लगाया जाता है, हम यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश में लेके आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की ने अपनी किताब में खुद लिखा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसका इम्प्लीमेंटेशन कपिल मिश्रा की माताजी अन्नपूर्णा मिश्रा बीजेपी का पार्षद रहते हुए अपने वार्ड में कर रही थी। उन्होंने उस वक्त परिवर्तन में डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई कि अन्नपूर्णा मिश्रा जी कैसा काम करती हैं। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने जो शुरुआत करी, वो शुरुआत मेरी माताजी के काम को देख कर ही करी है। उसकी डॉक्यूमेंट्री वो देश में जगह जगह जाके दिखाते थे कि देश में ऐसे भी निगम पार्षद है जो जनता से पूछ के फंड लगाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बदला कौन, यहाँ पे किसको किससे सीखना था। कई चीजें, तथ्य ऐसे हैं ना मानक जी, जो मीडिया के सामने आते नहीं है, हमें आने चाहिए और पूरी तरह से आने। नहीं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी में फिर जब आप आए थे तो क्या माताजी ने उसको फैसिलिटेट किया था क्या? नहीं, आवश्यकता नहीं है। माताजी ने देखो मेरे को कभी बांधा नहीं। अच्छा, ऑटोमेटिकली हो गया था आपका बीजेपी में आना? नहीं, इतना ऑटोमेटिकली भी नहीं हुआ। मैं 2.5 साल आम आदमी पार्टी में रहते हुए, अंदर रहते हुए लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अचानक से पार्टी बदली है। मैंने पहले आम आदमी पार्टी के अंदर बोला कि चंदे की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, विदेशी दौरों का सच सामने आना चाहिए, इसके ऊपर लड़ाई लड़ी, कार्यकर्ताओं के बीच में भी गया। 2.5 साल मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। लेकिन जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है, एक आदमी ने पूरे आंदोलन को और पार्टी को हाईजैक कर लिया है 4-5 लोगों के गैंग ने, और आज तो वो गैंग स्वाति मालीवाल को भी मार रहा है। स्वाति मालीवाल की जिस तरह से उन लोगों ने मुख्यमंत्री के घर में जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ, उसकी कल्पना कोई कर सकता था क्या आज से 10 साल पहले? तो उसके बाद आपके पास, और आप दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिन मुद्दों पे आप लड़ना चाहते थे, भ्रष्टाचार खत्म करना, आज केंद्र सरकार से पैसा निकलता है, अगर खाते में 6,000 रुपया जाना है तो लाखों किसानों के खाते में 6,000 रुपया, 1 रुपया का इधर से उधर लीकेज हुए बगैर सीधा खाते में जा रहे हैं।
तो भ्रष्टाचार से कौन लड़ रहा है? अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे नहीं खड़े होंगे तो किसके पीछे खड़े होंगे? तो क्या चीज थी जो पीएम के बारे में देखकर आपको लगा कि नहीं, मुझसे पहले गलती हुई आम आदमी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के ऊपर जो कठोर उन्होंने काम किया है, ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, आखिरी व्यक्ति तक समाज के जो अपनी योजनाओं को पहुँचाने का उन्होंने काम किया है। मैं नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये भारत ने एक रोल मॉडल ऑफ गवर्नेंस डिजिटल इकोनॉमी के तौर पर भी और ट्रांसपेरेंसी के तौर पर भी एक स्थापित किया पूरी दुनिया के सामने। इतने विशाल देश में इस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी के साथ योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, तो भारत के अलावा दुनिया में आज भी विकसित से विकसित देश में नहीं होता जो भारत में मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। बदलती हुई इकोनॉमी, भारत का स्वाभिमान, ये सब देख के लगता है। और इस एक बात मैं जरूर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ मानक जी की, कितना विशाल हृदय होगा उस व्यक्ति का। राजनीति में लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लोगों के दिल, लेकिन उन्होंने लोग माफ नहीं करते। आज भी वीडियो वायरल होते हैं आपके वो। लेकिन आप ये सोचिए, मैं ये बात मानता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद भारत की राजनीति के इतिहास में इतने विशाल हृदय का कोई नेता कभी आया नहीं होगा कि उन्होंने केवल माफ़ नहीं किया, उन्होंने केवल ऐसा नहीं है कि माफ़ किया कि चलो माफ़ कर दिया, सस्नेह स्वीकार किया है और सम्मान दिया। तो उपाध्यक्ष बनाया आपको दिल्ली बीजेपी का, टिकट दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति के इतिहास में मोदी जी से बड़ा विशाल हृदय का मेरे को नहीं लगता, अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा व्यक्ति होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी की एक और बात जो आपको प्रभावित करती है वो भी ये भी है, काम के अलावा और विशाल हृदय के अलावा, कि वो अपना हिंदुत्व छिपाते नहीं है? नहीं, छुपाना भी नहीं चाहिए। टीका भी लगाएंगे, राम मंदिर देख वहां भी जाएंगे और सब कुछ करते हैं, और टोपी नहीं पहन। अल्टीमेटली भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है? भारत की जो सनातन संस्कृति है यही भारत की पहचान है। और कोई भी राष्ट्र खाली सड़कों से या इमारतों से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र अपनी संस्कृति से बनता है, अपनी सभ्यता से बनता है। और भारत की संस्कृति और सभ्यता को अगर भारत का जो नेतृत्व है, भारत का जो प्रधान है, अगर वही अपने माथे पे धारण नहीं करेगा तो कौन धारण करेगा? ये तो दुर्भाग्य इस देश का कि कई साल ऐसे लोग रहे जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपने माथे पे धारण करने से शर्माते थे, बचते थे। आज मोदी जी ने वो बदला है और उनको देख के पूरा देश बदला है। आज प्रयागराज में कुंभ में जो वातावरण है, जो ऊर्जा है, जो उत्साह, हर कोई जा रहा है। डेफिनेटली उसके पीछे मंदिरों में जो युवाओं की भीड़ लगी हुई है। एक जमाना था खाली बुजुर्ग लोग जाते थे, आज 15-15, 16-16 साल के बच्चे जा रहे हैं, 19 साल के, 20 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी का डेफिनेटली उसमें इम्पैक्ट है। पहली मुलाकात याद है प्रधानमंत्री से आपको? डेफिनेटली मेरे को याद। कब हुई थी, क्या हुआ था? बताइए जरा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही हुई थी। हमारी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली थी, उसमें मंच के नीचे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का मेरे को अवसर मिला और मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण भी था। और मेरे अंदर एक, कैसे हो कपिल, ऐसे कहा होगा, ऐसा कहा? और मेरे अंदर ये भी था कि मैं क्या ही बोलूँगा, क्योंकि ग्लानि भी थी कि विरोध करता था पहले। ग्लानि भी थी, लेकिन उन्होंने जितने अपनेपन के साथ पहली बार मिले, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मैं मिला हूँ उनसे। और क्या बोल रहे थे? कि बिल्कुल ऐसे ही बोला जैसा आप कह रहे हैं। और उन्होंने शायद वो इस बात को समझते हैं कि व्यक्ति ग्लानि से अपने को छोटा महसूस करता है, तो उन्होंने वो भाव, वो दीवार आने ही नहीं दी। तो मैं इसीलिए मैं मतलब अभी भी मैं आपसे बात करते करते भावुक हो। मैं इमोशनल देख रहा हूँ आपकी आंख। मैंने जीवन में, सच बता रहा हूँ मानक जी, मैंने राजनीति में, हमने जहाँ से राजनीति शुरू करी वहाँ तो वैसे ही और छोटे लोग थे बहुत, लेकिन मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी मेरे को कहीं ना कहीं मेरे मन में ये संशय सा होता था कि प्रधानमंत्री जी का सामना कैसे करूँगा। लेकिन क्या वो उनका बड़प्पन है और अपनापन है और सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दी है, अपनाया है। और जो भूमिका मैं कर सकता था, निर्वाह कर सकता था, वो भूमिका भी मेरे को दी गई है। मैं तो बहुत आभारी हूँ उनका। परिवार का हिस्सा महसूस होता है। हाँ, मेरे को बहुत अलग महसूस होता है। मेरे को मेरे पास शब्द नहीं है इससे ज़्यादा। आपको लगता है तो वो साल आपने बर्बाद कर दिए आम आदमी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मेरे को कोई साल बर्बाद हुए हैं। जीवन अनुभव देता है। मैंने दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जो काम किया था, उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड को हमने 176 करोड़ के प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया था। दिल्ली की 400 कॉलोनियों में पाइपलाइन डाली थी। आज 400 के बाद 401 नहीं हुआ वो नंबर बढ़ के, पिछले 6 साल में मेरे हटने के बाद। 176 करोड़ का प्रॉफिट दिल्ली जल बोर्ड जो बनाता था, आज 7,000 करोड़ के नुकसान की बॉडी बन चुका है। जिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन सारे बेनिफिट हम 31 तारीख को दे देते थे, आज वहाँ पर सैलरी देने के लाले पड़ गए हैं। तो मेरा गवर्नेंस का अनुभव उस वक्त का, वो मैंने बहुत कुछ सीखा है। पार्टी को बनाने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़वाने का, देश भर में जाने का, वो मेरा एक अनुभव है। और एक अनुभव और भी है कि ऐसा किसी आदमी पे आँख मूंद के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो 4 लोग कह रहे हों, वो भी थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए।
तो मैंने बहुत साल मेरे बर्बाद नहीं हुए हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस था वो। हमेशा कनेक्ट होते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो शायद यहाँ पे आने का रास्ता भगवान ने, ईश्वर ने उसी मार्फत बनाया। ओके, ऐसा लग रहा है नेचुरली बीजेपी आपका घर, आपको है ना, नेचुरली मतलब आपकी विचारधारा से जो मेल पार्टी खाती है वो भाजपा ही है। मेरी नहीं, कोई भी व्यक्ति जो इस देश को सामर्थ्यवान देखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो इस देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जो कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म और संस्कृति को का गौरव महसूस करता है, उसके लिए नेचुरल है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साथ में काम करना। आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, आप बंटवारे की राजनीति करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। मेरे को उदाहरण दीजिए एक भी भड़काऊ बयान का। ये आपने दिल्ली दंगों के समय जब पुलिस को कहा था कि क्या कहा था? हम इनको हटा लो वरना हम आएंगे और फिर हम खुद ही हटाएंगे। नहीं, मैंने तो पुलिस को, अगर राजनीति में पुलिस को अल्टीमेटम नहीं दिया जाएगा तो किसको अल्टीमेटम दिया जाएगा? मैंने जो धरना करे थे उनको तो अल्टीमेटम नहीं दिया। मैंने उनसे तो नहीं कहा कि तुम हट जाओ वरना मैं तुम्हें हटा दूंगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहा हमारी सड़कें खोलो, हमारी सड़कें, आप ये बताओ सड़कें खुलवाना अपराध है कि सड़कें बंद करना अपराध है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये अपराध क्या है? लोगों की सड़कें बंद करना अपराध है कि लोगों की सड़कें खुलवाना अपराध है? यहाँ पे तो एक तरह से किस प्रकार की राजनीति हो रही है कि खुलवाने वाले को अपराधी बताया जा रहा है और बंद करवाने वालों को नायक बताया जा रहा है। यहाँ क्या हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जाना, बुजुर्गों को अस्पताल नहीं जाना? हमें कोई कुदरती बिरयानी थोड़ी खिलाएगा। मेहनत करेंगे तो खाएंगे, तो मेहनत करने के लिए आपको हमारी सड़कें खोलनी होंगी। तो देखिए दिल्ली के दंगों में, मतलब अगर दोबारा से शाहीन बाग जैसा या सड़क बंद करने जैसा कोई धरना होता है तो कपिल मिश्रा फिर पहुंचेंगे खुलवाने के लिए? आप एक बात सोचो अनक जी, दंगा तो क्यों हुआ? दंगा ताहिर हुसैन के घर में जो बम मिले, जो पेट्रोल बम मिला, जो गुलेल मिली, कपिल मिश्रा के भाषण के बाद मिली? तो पहले से थी ना उसके घर में। जो अंकित शर्मा जी को 400 बार चाकुओं से गोदा गया, उसकी तैयारी पहले से थी ना। दिलबर नेगी जी को जिंदा जला दिया गया, उसके लिए किसी ने ट्रेनिंग दी होगी, किसी ने तैयारी की होगी ना। कांस्टेबल रतन लाल जी को जो भीड़ ने मार दिया, दिनेश कटिक भाई जी को जो भीड़ ने मार दिया, कपिल मिश्रा के एक भाषण के कारण हो गया ये सब पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे। ये क्यों एक दिन पहले थाने से ताहिर हुसैन अपनी जो बंदूक है वो रिलीज़ करवा के लाया था? क्यों हुआ था ये सब? इनकी तैयारी पहले से थी। और जहाँ पे हम बैठे हैं ना, यहाँ के लोगों ने, ये कहानियाँ नहीं है, यहाँ पे हमने अपनी आंखों से देखा है। अंकित शर्मा का घर यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है, जिनका शव नाले के अंदर फेंक दिया गया था मार के। दिलबर नेगी जी यहाँ से 2 गली दूर उनको जिंदा जलाया गया है, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। मैं इनके परिवारों से मिल के आया हूँ। मैं उत्तराखंड दिलबर नेगी जी के घर गया, 400 किलोमीटर दूर यहाँ से मैं उनके परिवार से मिल के आया। उनकी बहनों ने मेरे हाथ में राखी बांधी है। मदद भी किया आपने उनकी? मदद मैंने सभी, क्राउड फंडिंग से भी किया आपने? लेकिन आप ये बात बताओ, किसी और को नहीं करना चाहिए था क्या ये? क्या अंकित शर्मा और दिलबर नेगी, ये इनके घर में दिल्ली की सरकार को नहीं जाना चाहिए था? मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए था इनके घर में? दिल्ली के बच्चे नहीं थे ये लोग जो मारे गए थे? क्यों नहीं गए? खाली कपिल मिश्रा क्यों गया इनके घर में? क्यों गया? सवाल ये उठना चाहिए। सवाल ये नहीं उठना चाहिए कि मैं भड़काऊ दे रहा हूँ। सवाल ये उठना चाहिए कि इनके दरवाजे पे कोई और क्यों नहीं गया? आज तो 5 साल हो चुके हैं। मेरे जाने के बाद ही चले जाते, वोट के लिए चले जाते, दिखाने के लिए चले जाते। ऊपर से आप पाप कर रहे हो कि आपको मैं बताऊँ, जो ताहिर हुसैन अंकित शर्मा को मार के जब भागा, जिस आदमी ने उसको अपने घर में छुपाया, उसको आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है। क्यों दिया टिकट? पूरे इलाके में कोई और व्यक्ति नहीं था क्या चुनाव लड़ने के लिए? आपका मुसलमानों को वोट लेने के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाएंगे। मेरे को लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए थी विकास की। यहाँ पे आप मुस्लिम कार्ड खेल रहे हो। बगल में से ओवैसी ने ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया। ताहिर हुसैन की जगह विधानसभा है कि जेल है? अब ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। ताहिर हुसैन को बचाने वाले को आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा रही है। ये मुस्लिम कार्ड यहाँ पे खेला जाएगा? मेरे को नहीं लगता। मैंने इस मुद्दे पे वोट मांगा नहीं। बोलने की कला में तो आप माहिर हैं। उसमें देखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये बताओ जो मैंने बोला ये तथ्यहीन है क्या? नहीं, सही, ठीक है, वो आपके तर्क है, लेकिन आप कह रहे हैं ना आप भड़काऊ बयान नहीं देते। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और वही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही थी। भड़काऊ बयान है ना वो तो? गद्दारों के प्रति गोली मारो सालों को, गद्दारों के प्रति भड़का हुआ है। गोली मारो सालों को, गद्दारों के प्रति भड़का हुआ है ना। पहली लाइन तो पूरी होने दो, आप तो दूसरी लाइन पे जंप कर रहे हो। हाँ, पहली लाइन क्या है? भाई आपको ये कहना चाहिए देश के गद्दारों को, और जेल डालो, जेल भेजो, पुलिस गिरफ्तार करे और कानूनी कार्रवाई करे। भेज दो, जेल भेज दो। जब जेल भेज दो बोलोगे तब भी लोग यही बोलेंगे कि भड़काऊ बयान है, क्योंकि कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि हम गद्दार हम ही को बोला जा रहा है। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि गद्दार उन्हीं को बोला जा रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर झांक के जानते हैं कि वो हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम कोई गाली गद्दारों को दे, पेट में दर्द कुछ खास लोगों के होता है, क्योंकि अपने अंदर सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है। मैं इस नारे से ये नहीं कह रहा कि नारा सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नारा लगाऊंगा ही, पर मैं ये कह रहा हूँ कि पर दंगे तो नहीं होने दूंगा, ये तो आप कहेंगे ना, दिल्ली दंगे दोबारा नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक हमारे क्षेत्र में कोई आग लगा नहीं पाएगा,
हमारी बस्तियों की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं पाएगा, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई यहाँ पे दंगा करवा नहीं पाएगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ ये बात। और कोई धरने देकर सड़क भी बंद नहीं कर पाएगा। नहीं, सड़क तो लोग जबरदस्ती बंद करने के लिए अगर कोई आ ही जाएगा, कुछ करेगा। अब आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं? नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं जो आप मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं चाह रहा कुछ विवादित आप बोले, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए, और सही बात है भाई, कोई सड़कें क्यों जाम करे? मैं ये मानता हूँ मानक जी, देश में राजनीति होनी चाहिए कि सड़क बंद करवाना अपराध है और सड़क खुलवाना मौलिक अधिकार है। Exactly. यही राजनीति होनी चाहिए, इसके अपोजिट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आप भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, आपने कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए? आपने कहा मैंने सत्येंद्र जैन पे शेल कंपनी का आरोप लगाया, केस उनके ऊपर चल रहा है, बेल पे बाहर है। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के जो आरोप है उसके ऊपर जांच चल रही है, अभी सीबीआई ने उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया हुआ है। आम आदमी पार्टी की चंदे की गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है, नोटिस उनको दिया जा चुका है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का शीश महल, शराब घोटाला, ये मैंने नहीं लगाया शुरू में, लेकिन हमने इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने इसकी लड़ाई लड़ी है। आज सबकी आंखों के सामने है ये सारा भ्रष्टाचार। आप हर चीज में भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं। आपने कहा स्कूल में घोटाला, क्लासरूम में, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, कहाँ है सबूत? कोई सबूत थोड़े है। यहाँ पे सबूत आप तो हर योजना में भ्रष्टाचार बता देते हैं। हर योजना भ्रष्टाचार है, जहाँ से हाथ लगाओगे केजरीवाल की सरकार में वहीं से घोटाला निकलेगा। सबूत कहाँ है? नहीं, सबूत क्यों नहीं है? आप दिल्ली के स्कूल जाके देखें आपने कौन से कमरे बने हैं और उन कमरों की कॉस्ट क्या है। सबूत तो कागज बोल रहा है, सबूत कैसे नहीं है? सबूत तो जब जांच एजेंसी सब जांच करेगी, केस फाइल करेगी। अगर कोई ये बोले कि वो पटरी का जो पतली वाली पटरी होती है उससे बनाया हुआ कमरा और उसकी कॉस्ट उतने के बराबर है जितने में ताजमहल होटल में एक कमरा बनता है, तो ये घोटाला नहीं है क्या? ये घोटाला नहीं है? आपने कच्चे कमरे बनाए स्कूलों के, बने बनाए स्कूलों के ऊपर कुछ कच्चे कमरे डाले हैं और उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपने उतना बनाया है जितने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के रूम की कॉस्ट होती है। ये घोटाला नहीं है क्या? तो जांच स्लो चल रही है क्या? नहीं, जांच या दिल्ली सरकार जांच करने नहीं दे रही है? नहीं, जो कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये आंखों के सामने दिख रहा है। जो आंखों के सामने दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। शीश महल आंखों के सामने दिख रहा है, ये स्कूलों की हालत आंखों के सामने। मोहल्ला क्लिनिक खंडन नहीं बन चुके? तो मोहल्ला क्लिनिक कम से कम 20 साल चलने चाहिए थे ना। आज कहाँ गए मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के? आधे से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खत्म हो गए। तो इससे पहले इससे दिल्ली में पक्के डिस्पेंसरी बने हुए थे, वो बंद कर दिए। मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाए, वो चल नहीं पा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मानक जी जिन डॉक्टरों को आपने रखा और आपने कहा कि आप इन डॉक्टर ये यहाँ पे इलाज होगा फ्री में, एक एक नंबर पे 1,000 लोगों का इलाज किया गया। घोटाला नहीं है क्या? एक मोबाइल नंबर पे सलमान का भी इलाज हो रहा है, उसी मोबाइल नंबर पे सलीम का भी इलाज हो रहा है और बाद में पता लगा ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1,000 लोगों का सेम मोबाइल नंबर, ये तो डेटा। मैं तो सारी खाली वो आरोप लगा रहा हूँ जो कागज पे दिखाई दे रहे हैं, हवा में कोई बात नहीं है यहाँ पर। दिल्ली दंगे किसने करवाए थे कपिल? दिल्ली अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, अब आपने सब समझ लिया होगा। जिनके घरों में पत्थर मिले, जिनके घरों में बम मिला, वो उन्होंने कराए। क्या किसी पार्टी भी ने भी करवाए थे? डेफिनेटली कराए थे, डेफिनेटली। इसमें आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग शामिल थे। जो सीलमपुर से जो भीड़ निकली और जिन्होंने बाद में आग लगाई बसों के ऊपर, उस भीड़ का नेतृत्व जो कर रहा था, अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उसी को टिकट दिया। जामा मस्जिद से जो भीड़ निकली जिसने दरियागंज के थाने में आग लगाई, आम आदमी पार्टी ने उसी को टिकट दिया। क्यों दिया उसी को टिकट? जो उस भीड़ को लीड कर रहे थे उन लोगों को चुनाव लड़वाया गया है। तो दंगे किसने कराए? और दंगे नहीं भी कराए होते तो उनके खिलाफ बोला क्यों नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल ने आज तक ताहिर हुसैन के खिलाफ एक भी बयान दिया है? 5 साल हो गए, आप मेरे को अरविंद केजरीवाल का ताहिर हुसैन के खिलाफ बयान दिखा दीजिए। क्यों नहीं बोला अरविंद केजरीवाल? वो तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दिखा दीजिए। वो दिखा दे। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है आम आदमी पार्टी? केजरीवाल है। कैसे? आज क्यों नहीं है मुख्यमंत्री? फिर वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। क्यों दे दिया? वो तो कहते हैं मैं जनता का आशीर्वाद लेके तब आऊंगा दोबारा। वो कहता है, मत बोलो क्यों दे दिया। आप पत्रकार के नाते तथ्य बताओ, इस्तीफा क्यों दिया? भाई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, इस्तीफा तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते और आप मुख्यमंत्री की कोई फाइल नहीं छू सकते। वरना तो केजरीवाल इतनी बेशर्मी से कह रहे थे कि मैं जेल से भी सरकार चलाऊंगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो सीएम नहीं बनेंगे? वो विधायक ही नहीं बनेंगे। सीएम बनने से पहले तो एमएलए बनना पड़ता है। केजरीवाल आज एक्स सीएम है और 8 तारीख को एक्स एमएलए बनने वाले हैं, चुनाव हारने वाले 100%। और जीत गए और उनकी पार्टी आ गई सत्ता में, तो सीएम नहीं बनेंगे क्या, जो संदीप दीक्षित कह रहे हैं? कोर्ट का बैन है अरविंद केजरीवाल के। सीएम तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? भाई सीएम की शपथ लेने पर रोक थोड़े है। सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते वो, और सीएम की कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, तो शपथ का अचार डालेंगे किस बात की शपथ? और अगर वो मुख्यमंत्री बने रह सकते तो आज मुख्यमंत्री होते। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उनको आरोपी पाया है और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। पर बीजेपी के पास चेहरा नहीं है ना सीएम का। बीजेपी चेहरा देती नहीं है, कई जगह तो देती है। नहीं कभी नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतने के बाद विधायक दल, नायब सिंह सैनी दिए थे हरियाणा में। मुख्यमंत्री जहां अपना मुख्यमंत्री होता है
जहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहाँ भारतीय जनता पार्टी चेहरा दे के चुनाव नहीं लड़ती है, विधायक दल चेहरा चुनता है। और इस बात की मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल के बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाजपा का सीएम कौन बनेगा, भाजपा का सीएम कौन बनेगा, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सीएम तो भाजपा का ही बनेगा। आप भी सीएम की रेस में है क्या? बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं। और पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो? आधारहीन सवाल है, आधारहीन। पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो? ये सवाल पैदा ही नहीं होता, ये सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही अनुभवी लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। दूर दूर तक इस सवाल का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल एक जिम्मेदारी है मेरे को कि मैं करावल नगर की सीट जीत के पार्टी को दूं और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा। 2020 में आप क्यों हार गए थे? आपने असेसमेंट किया था पिछला चुनाव आप क्यों हार गए थे? मॉडल टाउन से लड़े थे? मैं मॉडल टाउन गया था और जरूर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, इसीलिए हारा हूँ। क्या वजह रही उस समय हार की? पूरी दिल्ली में एक जनादेश गया है और कोई व्यक्तिगत वजह रही होगी या नहीं रही होगी, मैंने उसको असेस अलग से बैठ के नहीं किया है। लेकिन डेफिनेटली चुनाव इंसान इसीलिए हारता है जब पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है, और मैंने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की है पिछले 5 साल में। ठीक है, अब एक रैपिड फायर राउंड। पता है ना, इससे बड़े बड़े नेता डरते हैं, लेकिन मुझे पता है कपिल मिश्रा डरते नहीं है। आपकी फास्ट बॉलिंग इतनी तेजी से आ रही है, हम तो डिफेंसिव बल्ला तो लगाने की कोशिश करेंगे ही। कहाँ चौके छक्के उड़ा रहे हैं, कहाँ डिफेंसिव बल्ला। ओके, कपिल मिश्रा, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? नहीं, मेरे को इसकी बहुत गहरी समझ नहीं है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जातियों के आधार पर बांटना नहीं चाहिए। अगर कुछ जातियों के साथ अन्याय हुआ है जो कि इतिहास है, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए एक पूरी संरचना रची है और उसका पालन होना चाहिए। रिजर्वेशन आरक्षण कब तक रहना चाहिए? देखिए, बहुत एक स्थिति है जब शायद जिन समाजों को आरक्षण की जरूरत है वो स्वयं बोलेंगे कि अगर बोलेंगे तो, है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं कपिल मिश्रा बताने का अधिकारी नहीं है ये बात। ओके, क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। देखो, उन्हें देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। देश के अंदर जो भी राजनीति करे वो चलेगी। ओके, क्या गौ हत्या पूरे देश में बैन होनी चाहिए? होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी। नॉर्थ ईस्ट में भी होनी चाहिए। देखिए, गो हत्या, बीफ, गोवा में भी, साउथ में भी, पर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन गाय, गौ माता जिसको बोलते हैं, मेरे को लगता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, है ना। सम्मान पूर्वक समझा बुझा के एक दूसरे का मान मर्यादा रखते हुए, कुछ फैसले आंखों की शर्म के होते हैं, कुछ फैसले एक दूसरे के सम्मान के होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारे लोग, और मैं भी ये मानता हूँ कि गौ माता तो रोकनी चाहिए। क्या लव जिहाद अभी भी होता है देश में? डेफिनेटली होता है भाई साहब, मैंने आंखों से देखा है, और देश भर में कितने राज्यों में गया हूँ। अभी भी हो रहा है? 100% हो रहा है। क्या होता है लव जिहाद? लड़कियों को झूठ बोल के फंसाना और अपना नाम गलत बताना। देखिए, आपको मैं फिर से एक बात स्पष्ट साफ साफ बताऊं, लव भी होता है और लव जिहाद भी होता है। जहां पर नाम झूठा बताया जा रहा है, पहचान झूठी बताई जा रही है, वो लव जिहाद है। कलावा और तिलक झूठा लगाया जा रहा है, बाद में शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है, और शादी करने के बाद भी उसको धर्म परिवर्तन, और धर्म परिवर्तन नहीं करे तो वहाँ पे ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं जो सूटकेस में मरी हुई पाई जाती हैं। ये लव जिहाद है, ये देश की एक बड़ी समस्या है। हजारों बेटियां के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसको रोकना ही होगा। पर लव से आपको आपत्ति नहीं है ना? डेफिनेटली नहीं है। मतलब अगर हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की शादी करें अपनी मर्जी से, सब बताकर एक दूसरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, और मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की करे, हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की करे, किसी में भी मेरे को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक दूसरे का नाम एक दूसरे को झूठा ना बताए, झूठा कलावा और तिलक ना लगाए, झूठी पहचान ना बताए, धर्म परिवर्तन का दबाव ना डाले। ओके, शादी से पहले अगर प्यार होता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे को खुद हुआ है, मुझे क्या दिक्कत होगी? किससे हुआ है? नहीं, मेरी लव मैरिज है। हाँ, नहीं, मैं दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, धर्म कहाँ से आ जाएगा इसमें बीच में? ओके, मतलब मुस्लिम हिंदू उसमें फर्क नहीं? इसमें धर्म बीच में आ कैसे जाएगा? भाई आप ही तो लव जिहाद कह रहे हैं। नहीं, लव, मैंने तो आपको बोला लव अलग है और लव जिहाद अलग है। मैं जो सब कुछ बताकर हो वो लव है। तो अगर किसी ने किसी से कुछ छुपाया नहीं, पहचान नहीं छुपाई, नाम नहीं छुपाया, झूठा नाम बताना कहाँ से लव हो गया? ठीक है भाई, सलीम अपने आप को राहुल क्यों बताएगा अगर प्यार सच्चा है तो? ठीक है, क्या कोई मुसलमान देश का पीएम बन सकता है? बन भी सकता होगा अगर कभी जनादेश आएगा तो। लेकिन ये बात खाली मुसलमान बनेगा इसकी डिमांड क्यों करी जा रही है? धर्म देख के, धर्म के आधार पे पीएम क्यों बनेगा? जो देश का नेतृत्व कर सकता हो। ओके, वो किसी भी धर्म का हो, धर्म के आधार जिसको वोट मिलेगा। मेरे को लगता है कि ये सवाल होना ही नहीं चाहिए कि मुसलमान क्यों, क्या ये मतलब कोई रोक नहीं होनी चाहिए ना? रोक है कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में? कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं है। नहीं, कपिल मिश्रा क्या मानते हैं? नहीं, कपिल मिश्रा इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगा? कपिल मिश्रा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में रोक नहीं है तो रोक नहीं है, इसमें क्या बात है? हाँ, लेकिन देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी ना, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, देश के 2 टुकड़े हुए हैं। आप इस चीज को भूल नहीं सकते। कोई बोले कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं,
हमारे क्या आज भी खतरा है क्या बंटवारे का? बंटवारे का खतरा हो या ना हो, लेकिन नहीं, आप कहते थे ना कुछ कई मिनी पाकिस्तान देश में बने हुए हैं। जब सिमी जैसे आतंकवादी संगठन और जिस प्रकार के एक ज़माने में तो इस देश में जड़ जमा ही चुके थे ना, आज उनको जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। पीएफआई का जो मैनिफेस्टो है, मैं नहीं करा, ये तो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट बोल रहा है कि पीएफआई ने 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मिशन बना के, उनके डॉक्यूमेंट मिले कि वो इस मिशन पे काम कर रहे थे, तो इसकी चिंता तो होनी चाहिए समाज में। मुस्लिम सीएम भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पे सीएम या पीएम के बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मेजोरिटी लाओ, सरकार बनाओ। ठीक है, ये भी ठीक है। क्या हिजाब पर बैन होना चाहिए? व्यक्तिगत हिजाब कोई पहन रहा है, उसकी चॉइस है। जबरदस्ती पहनाया जा रहा है या सार्वजनिक कोई संस्थान है, जैसे कि एक स्कूल है, उसमें स्कूल की एक ड्रेस है, कॉलेज है या उसमें कॉलेज की एक यूनिफॉर्म है। अब वो यूनिफॉर्म को बोलो कि मैं तो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हम तो अपना यही पर्टिकुलर पहनेंगे, इसके बारे में खुलकर समाज में चिंतन होना चाहिए। ओके। हलाला बैन होना चाहिए, और क्या अभी भी होता है क्या? 100% होता भी है और बैन तो होनी चाहिए। मतलब इसको बैन नहीं होना चाहिए तो कोई भी नहीं बोलेगा। आपने क्या ऐसी घटनाएं देखी हैं हलाला की? क्योंकि देखिए, मुस्लिम नेता ये कहते हैं कुछ नहीं होता ऐसा, मौलाना भी कहते हैं कुछ नहीं होता। मेरे पास मुस्लिम बहनें भी आई हैं जिन्होंने ये बातें बताई हैं, और उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी देश में सबके सामने है। और चिंताजनक विषय, देखिए किसी भी धर्म में सुधार की गुंजाइश होती है। कोई धर्म ये बोले कि मेरे में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमारे में तो कोई बदलाव होने ही नहीं चाहिए, तो ऐसे अड़ना नहीं चाहिए। सुधारों के लिए खुलना चाहिए। उसी तरह 4 शादी भी बैन होनी चाहिए। क्या ही करोगे 4 शादी करके, मतलब भाई साहब यहाँ लोग एक करके सोच रहे हैं, अब 4 भाई आप लोग कहते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल, रहम आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। भाई आप कहते हैं ना शरिया में इनको 4 शादी अलाउड है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात फॉलो हो ये कहते हैं। मतलब 4 शादी बैन होना चाहिए ना, एक ही शादी अलाउड है। कानून सबके लिए बराबर। ठीक है। ट्रिपल तलाक ऑलरेडी बैंड है, क्या अभी भी हो रहा है क्या समाज में? कई कई जगह तो हो ही रहा है, अखबारों में टीवी में खबरें आती हैं, लेकिन मुस्लिम बहनों को बहुत राहत मिली है इस कानून को बनने के बाद। और डर पैदा हो गया, वरना तो क्या था कि गुस्से में भी 3 बार तलाक बोल दिया, तो उसके बाद पहले हलाला होगा और उसके बाद घर पे रहेगी। ओके। क्या देश का हिंदू खतरे में है कपिल मिश्रा? हाँ जी, बिल्कुल खतरे में है। कैसे? हमने हमने कन्हैया अभी भी? हमने कन्हैया लाल जी को खोया है ना, मैं तो उनके घर गया हूँ। उमेश कोहली जी के भी घर गया हूँ, खाली व्हाट्सअप डालने पर, एक व्हाट्सअप स्टेटस डालने पर उनका मर्डर हो गया। प्रवीण नेतारू जी के भी मैं घर गया हूँ, तो मैं इन परिवारों से व्यक्तिगत तौर पे मिल के आया हूँ। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी ये बात सरकार की या सरकार ना होने की नहीं है, समाज की है। बात ये है कि हाँ, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कि ये नारा लगाते हैं, ये बोल दिया तो सर कलम कर देंगे, वो बोल दिया तो सर तन से जुदा कर देंगे। ये नारे लगाने वाले के मन में कुछ तो विष है ना, कुछ तो हिंसा का भाव है ना, उसका एक खतरा है। आपने कन्हैया लाल, देखो, रामनवमी का जुलूस निकलेगा पत्थर चल जाएगा, हनुमान जयंती का जुलूस निकलेगा पत्थर चल जाएगा, तो ये खतरा नहीं है कि खाली प्राण ही जाएगा किसी का तभी खतरा नजर आएगा? डेफिनेटली खतरा है। और मेरे को ये लगता है कि इसके बारे में ये सरकारों के या सरकारों के होने या ना होने की बात नहीं है। किसी सरकार के कारण कम हो सकता है, किसी सरकार के कारण ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये समाज के लिए चिंतन का विषय है। और खाली भारत में है ऐसा तो नहीं है, आपने ब्रिटेन में और जर्मनी में और इटली में और फ्रांस में और अमेरिका में जो हो रहा है, तो ये वैश्विक समस्या है। इसको इतना लोकलाइज नहीं करना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर कुछ लोग हैं या है और उनके कारण समस्या है, इसको स्वीकार करके इसका समाधान किया जाना। आपने कन्हैया लाल घटना का जिक्र किया, वहाँ नुपुर शर्मा का एक स्टेटस कन्हैया लाल जी ने लगाया था। आप मानते हैं नुपुर शर्मा के साथ ज़्यादती हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ मेरी बहन है, मैं लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ। मेरे मन में केवल सबसे बड़ी चिंता ये है कि सुरक्षित रहे। मेरे मन में ये बहुत बड़ी चिंता है। मैं महादेव से, महाकाल से बार-बार ये प्रार्थना करता हूँ कि नुपुर शर्मा सुरक्षित रहे। बाकी जो भी कुछ है, वो समय के साथ हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले प्राण। और ये मैं डेफ़िनेटली आज भी उनकी जान को खतरा मानते हैं? डेफ़िनेटली सलमान रश्दी जी के ऊपर 36 साल के बाद अटैक किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेडिकलाइज़ेशन है, जिसकी चिंता इस्लामिक रेडिकल इस्लाम, इसकी चिंता पूरी दुनिया को है। तो आप जब भारत की बात तो आपकी जब बात होती है तो कैसी हैं नुपुर? अब ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं, क्या कहती हैं? तो कैसे ही होंगी पहले से, लेकिन ठीक हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं और ईश्वर में उनको भरोसा है। और हम सब प्रतीक्षा रहते हैं कि हम सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से भी नुपुर जी आएँ। क्या मुस्लिम खतरे में है क्या? जैसा विपक्षी दल बहुत सारे और मुस्लिम नेता, कट्टर मौलानाओं से बहुत खतरा है मुसलमानों को। ये जो रोज़-रोज़ के फतवे जारी करते हैं, इनसे डेफ़िनेटली बहुत। क्या मुस्लिम देश का डरा हुआ है क्या कपिल? किससे डरा हुआ है? बीजेपी से, संघ से, वीएचपी से, हिंदूवादी संगठनों से, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं से? दिखाई देता है क्या आपको कोई डरा हुआ? जो चलते हुए छोड़ो, मैं इस बात को बोलूँगा नहीं, लेकिन उनके पास भय का कोई कारण नहीं है। और अगर उनको भय हो किसी मुस्लिम को, तो भय होना चाहिए उन कट्टर मौलानाओं से
ओवैसी जैसे लोगों से जो उनको डरा के अपनी दुकान चला रहे हैं। क्या सब इस देश में सब हिंदू हैं क्या, जैसा आरएसएस भी कहता है? नहीं, एक मूल तो है ही ना, मूल तो है ही ना। आप मतलब हिंदू राष्ट्र है? देखिए, सूरज, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। ये बात जब वैज्ञानिकों ने नहीं मानी थी तब भी धरती सूरज के चारों ओर ही घूमती थी, जब वैज्ञानिकों ने मान ली तब भी धरती सूरज के चारों ओर ही घूम रही है। तो कोई मानेगा या नहीं मानेगा, इसका धरती के सूरज के परिक्रमा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और देश के संसाधनों पर सबका बराबर का हक मानते हैं आप? सबका बराबर का हक है, बराबर का हक है, बराबर। किसी का विशेष हक नहीं है। ठीक है। संविधान से क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा देना चाहिए? संविधान में है ही नहीं वो शब्द। प्रियम्बल में है। नहीं, वो तो डाला ही गलत हाँ, डाला गया, गलत है। गलत डाला ना, इमरजेंसी में डाला गया ना। हटा देना चाहिए। साहब ने डाला कि नहीं डाला? बाबा साहब ने तो नहीं डाला, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं डाला, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल में उसको डाला। हटना या नहीं हटना, ये देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं सब लोग चिंतन करेंगे, लेकिन वो जो डालने की प्रक्रिया है वो वैधानिक नहीं है। ओके। बटेंगे तो कटेंगे में काटने वाला कौन है? कौन काटेगा? आपने तो, ये तो हमने बचपन से सुना है ना भाई, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर इस बात को कोई बोल दे बटेंगे तो कटेंगे, तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है। ये तो दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। एक है तो सेफ है भी तो बोल सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री बोलते आप एक है तो सेफ है बोल दीजिए, कौन मना कर रहा है? मैं भी एक है तो सेफ है बोल दूंगा, तो दोनों की मीनिंग कोई अलग है क्या? मैं ये कह रहा हूँ लोग हैं। बटेंगे तो कटेंगे मतलब ऐसे अगर कोई आके काट देगा। काटा नहीं है क्या लोगों ने? आके लोगों ने काटा नहीं है क्या? अयोध्या का मंदिर जिन लोगों ने तोड़ा उन्होंने लोगों को काटा नहीं? आके क्या फूल बरसा रहे थे? वो काशी और मथुरा में फूल बरसाए गए थे। अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको। मेरे को मत खेलो ये गेम। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप पास कह सकते हैं। देखते हैं। अरविंद केजरीवाल। झूठा फरेबी। आतिशी। मंत्रा। मंत्रा। हाँ, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की मंत्रा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछो, वो मानेंगे मेरी बात को। मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया एक भटका हुआ इंसान, चलना कहीं और था, चला कहीं और गया। सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज पास। कुमार विश्वास। माँ शारदा के सुपुत्र। दोस्ती है? हाँ, डेफिनेटली दोस्ती है, और दोस्ती का तो खैर मेरा कद नहीं है उनसे दोस्त बनने का, उनका फैन हूँ, तो बीजेपी में क्यों नहीं ले आते उनको? प्रशंसक हूँ, सुनता हूँ उनके गीतों को, उनकी कविताओं को। माँ शारदा की कृपा उनकी वाणी पर साक्षात है। हिंदुत्व पर देखिए क्या खुलकर आजकल बोल रहे हैं वो, तो बीजेपी में क्यों नहीं ले आते उनको? मेरा कद बहुत छोटा है भाई साहब। हाँ, संदीप दीक्षित। उनकी माँ को एक बेहतर सपूत की आशा रही होगी जिस दिन वो केजरीवाल के घर चले गए थे, जब लोकसभा का चुनाव में गठबंधन हुआ। उन्हें नहीं जाना चाहिए था। आज वो जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी माताजी को संतोष होगा कि माँ के ऊपर जिसने आरोप लगाए, कम से कम उससे लड़ने की हिम्मत तो करो भाई। शीला दीक्षित। देखिए, शीला दीक्षित 10 साल बाद अगर मैं बोलूँ मैं शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से लड़ा हूँ, मैं एक शब्द में नहीं बोल पाऊंगा। शीला दीक्षित के सामने खड़े होकर मैंने दिल्ली की विधानसभा में प्रोटेस्ट किया था और अरेस्ट हुआ था 2007 में, कॉमनवेल्थ के बारे में जब यमुना में खेल गांव बनाने की बात हुई थी। मैंने शीला दीक्षित को के भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार देखने के बाद मुझे ये लगता है कि शी वॉज अ बेटर सीएम। राहुल गांधी। राहुल 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 गांधी को इस देश को समझना होगा। अभी वो इस देश को समझे नहीं है। उन्हें लगता है कि 2-4 दिन लोगों के बीच में घुस घुस के और जेएनयू के कुछ लोगों से अपने भाषण लिखवा के वो देश की राजनीति चला सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। और वो अगर वो कठपुतली की अपनी डोरी तोड़ दे, जो जो डोरियां उन्हें चलाती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में इस देश को समझने लग जाएंगे। ओवैसी। हैदराबाद का चूहा। हैदराबाद का चूहा। चूहा। हाँ, क्यों? चार मीनार के बाहर ओवैसी है कहाँ पे? यहाँ पे आके जो भाषण आए हैं दिल्ली, लड़ रहे आ जाए लड़ ले, लड़ रहे हैं। आ जाए लड़ ले। 2 सीटों पर उतारे दंगे के आरोपी। मैं तो कह रहा हूँ कि आना चाहिए ना। दंगे के आरोपी क्यों खुद ही आ जाए? सबसे बड़े दंगों के आरोपी तो वो खुद ही हैं। देखिए कन्हैया, ये अब कुछ हिंदू भाइयों की हत्या के बाद ओवैसी जी का जो रिएक्शन था कैमरों पर, वो ठीक नहीं था। और अगर उनको लगता है कि हैदराबाद में बैठे बैठे कुछ भी बयान देके इस देश का माहौल ख़राब कर देंगे, वो ज़माना गया। उनको तो बीजेपी का एजेंट बताया जाता है कि जाते हैं वोट काटते हैं मुस्लिम वाला ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए। हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है ओवैसी क्या करते हैं, और ओवैसी ने कहाँ पे कौन सा वोट काट लिया। बात यह है कि हैदराबाद की चार मीनार की 4 गलियों से बाहर ओवैसी का कोई अस्तित्व। अमानतुल्लाह खां। अमानतुल्लाह खान दिल्ली का अपराधी है। दिल्ली के साथ गलत किया उन्होंने। रोहिंग्याओं को
घुसपैठियों को बसाना, उनको पैसे देना, उनको राशन देना, उनकी बस्तियों को हटाने के लिए जब फोर्स आई तो उसके आगे खुद आके खड़े हो जाना, दिल्ली का एक अपराधी है और एक ना एक दिन वो अपराध की सजा ईश्वर देगा। वाजपेयी जी, माँ शारदा के एक और सुपुत्र जिन्होंने इस देश में बदलाव का शुरुआत की है और आज आज जो भारत दिख रहा है उसकी नींव का निर्माण वाजपेयी। मनमोहन सिंह, हो सकता है वो अच्छे व्यक्ति हो, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं हूँ। आज वो चले गए हैं तो क्या बोला जाए, लेकिन सरकार उनकी ठीक नहीं चली। हम तो तब युवा थे, मजा नहीं आया उनकी सरकार में, दुख हुआ। राजीव गांधी, राजीव गांधी के बारे में मैं क्या बताऊंगा, आप तो उन लोगों के पूछ रहे हो जब मैं 8-8, 9-9 साल का था। लेकिन आपने पढ़ाई की है सारी, विचारधारा की लड़ाई है, तो एक विचारधारा वो है कांग्रेस की, जिसमें नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जनादेश का अपमान करने वाले व्यक्ति के तौर पे मेरे को राजीव गांधी लगेंगे। जनादेश था, आप चाहते, शाहबानो के केस में जो फैसला लिया गया वो लेना गलत फैसला था, देश के ऊपर भारी पड़ा है, उनके बोफोर्स घोटाले देश के ऊपर भारी पड़े हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसमें उनका जो रिएक्शन था, देश आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। तो और इंदिरा जी और नेहरू जी, उनके बारे में क्या विचार है? मैं क्या ही, आप और पीछे ले जाओ तो फिर बाबर अकबर तक ही ले जाओ, तो उनके बारे में आजकल तो राजनीति में आते हैं ना, सरदार पटेल आ जाते हैं, भगत सिंह आ जाते हैं, फिर महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सब आते हैं और आप लोग ही लाते हैं। नहीं, आने दीजिए, मेरे कोई विचार नहीं है मुझे करावल नगर का चुनाव लड़ना है और जीत के पार्टी को। आखिरी नाम नाथूराम गोडसे, जो हमेशा जिस पर विवाद होता है। नहीं, जो लोग विवाद करते होंगे वो करते होंगे, मेरे ख्याल से तो जो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और उसकी जो सजा भारत के संविधान ने दी वो उचित सजा थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कपिल मिश्रा, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये इंटरव्यू करने में, बहुत मजा आया, थैंक यू।